गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई। की हाल चाल? बच्चा कह रहा है सर बहुत बढ़िया। आप मंडे को कहाँ थे सर? मैं मंडे को आपकी क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाया। मैं यहाँ पे नहीं आ पाया क्योंकि मैं आपके अमेंडमेंट नोट्स बना रहा था। मेरा टारगेट था कि 15 अगस्त तक मैं आपके अमेंडमेंट नोट्स ले आऊँ। और आपके लिए खुशखबरी है, मैं कल अनाउंसमेंट करूंगा कि जितने भी प्रोफेशनल के बच्चे हैं और इवन एग्जीक्यूटिव आपके छोटे भाई बहन है ना, मैंने कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक से मैं अमेंडमेंट क्लास डाल दूंगा। बट अमेंडमेंट नोट्स मैंने पहले ही तैयार कर रही हैं। और अमेंडमेंट नोट्स मैंने इस बार कुछ अलग तरीके से बनाए हैं, तो क्लासेस मेरी सितंबर के फर्स्ट वीक से आएंगी। बट जितनी भी जीएसटी की अमेंडमेंट्स हैं उसकी कंप्लीट अमेंडमेंट नोट्स मेरे तैयार हो चुके हैं। अब ये मत बोलना कि सर वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अभी दे दो सर, अभी डाउनलोड कर लेते हैं। तो कल मैं अनाउंसमेंट करूंगा। उम्मीद करता हूँ हम सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो गए। तो टेलीग्राम चैनल पे ही नोट्स मिलेंगे, बट वो नोट्स पढ़ने कैसे हैं, उस नोट्स को समझना कैसे है, उस नोट्स में नोटिंग कैसे करनी है, डायग्राम कैसे बनाने हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो सारी की सारी बातें मैं कल के अनाउंसमेंट के अंदर आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं मंडे को नहीं आ पाया। तो ये नहीं मत सोचना कि मंडे को मैंने छुट्टी बनाई है। सर ये आपका ही काम कर रहा हूँ डेली बेस पे। अमेंडमेंट नोट्स तैयार करने हैं, कस्टम की रिवीजन क्लास डालनी है, ठीक है जी, एग्जाम्पल्स बनानी है अमेंडमेंट्स को। तो काफी सारे काम मुझे आपके लिए करने हैं, इसलिए मंडे को नहीं आ पाया था। ठीक है जी, बाकी माफी दे देना अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैंने छुट्टी की है, जबकि ऐसा नहीं था। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आज हमारा फिर यहाँ पे, आज हमारा यहाँ पे, या आज तो हमारी चलो 14 तारीख है ना, तो आज मैं सोच रहा हूँ अनाउंसमेंट कैसे करूं। आज ही कर दूं या कल सुबह से 15 तारीख को करूं, जैसे आप बोलोगे। सर कल ही करना सर, देश की इंडिपेंडेंस डे है ना सर, इंडिपेंडेंस डे पे आपको अनाउंसमेंट कर देना। ठीक है चलो, मैं कल सुबह ही अनाउंसमेंट कर दूंगा इंडिपेंडेंस डे पे। आपको शुभकामनाएं भी दूंगा और अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, और नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो सारी बातें मैं उसके अंदर बता दूंगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ यस सर ठीक है। सर आपने कैप क्यों डाली आर्मी वाली? मेरे को वैसे ही आर्मी के लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है, बट मेरी इतनी औकात हैसियत तो नहीं है कि मैं उनके बराबर कभी पहुंच पाऊं। बट वो भी सेवा करते हैं देश की, मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों की सेवा करूं और बहुत आगे बढ़ूं। बस आपकी ब्लेसिंग बनी रहे, आपका प्यार बना रहे, आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूं, दोनों मिलकर आगे बढ़े। ठीक है, चलो इधर सुनना ध्यान से। अब लास्ट सेशन में मेरे ख्याल से हमने दिसंबर 17 वाला पेपर स्टार्ट किया हुआ था, उसका क्वेश्चन 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 2A हमारा बैलेंस बचा है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। और जून 17 में जो आपके इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन थे, उसका पहला क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। मतलब 30 नंबर का इनकम टैक्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा एक बात और सुना ध्यान से। अब जो मंडे को मेरा अगला सेशन होगा ना, उसमें जून 17 वाला पेपर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब ये इनकम टैक्स के पेपर कंप्लीट होने के बाद ना, कस्टम के क्वेश्चन मैं भी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। पहले मैं कस्टम की रिवीजन क्लास डालूंगा, पहले आप अमेंडमेंट क्लास देखोगे, ताकि ये हमें हो जाए कि हमने सारी अमेंडमेंट्स भी देख ली, हमने सारी रिवीजन क्लास भी देख ली, उसके बाद फिर हम कस्टम के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनके एग्जाम में 25 से 30 नंबर कस्टम है, वो भी टेंशन मत ले। जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनके एग्जाम में 10 नंबर में कस्टम आता है, वो भी टेंशन मत ले। कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करा दूंगा, कस्टम की रिवीजन क्लास भी यहाँ पे डाल दूंगा। जिन्होंने डिटेल के अंदर पहले पढ़ा है तो उन्हें रिवीजन क्लास में बहुत आसानी होगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो पहले हम इनकम टैक्स के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम पहले अमेंडमेंट करेंगे, कस्टम की रिवीजन करेंगे, फिर जाके हम कस्टम के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पक्का पक्का? यस सर। इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मैं आपके सामने यहाँ पे पेपर खोल देता हूँ। अब यहाँ पे दिसंबर 17 वाला पेपर हमने किया हुआ था, क्वेश्चन 2 तक हमारा हो चुका था जी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन 2A स्टार्ट करना है। आओ जी, क्वेश्चन 2A आपके सामने है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने घर से पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत बच्चे बिजी चल रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। बट जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन देखे हैं तीनों, सर ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं। बच्चा कहता है सर आप ये क्यों कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के? आप खुद देख लो। पहला क्वेश्चन पता किसका है? एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर का। आप सोच के बोलना एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर क्या, प्रोफेशनल का या एग्जीक्यूटिव का? एग्जीक्यूटिव का पहला क्वेश्चन उसका है। दूसरा क्वेश्चन किसका है? मैट, मैट का। और मैट का भी ऐसा क्वेश्चन जो एग्जीक्यूटिव में ही हम कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, मतलब कोई कैलकुलेशन ही नहीं है सर। बिलीव मी, दिसंबर 17 में जब ये क्वेश्चन बना ना, 5 नंबर फ्री के थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर बुक प्रॉफिट निकाल के दिए, बुक प्रॉफिट निकाल के दिए, कह रहे मैट निकाल दो, और नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रॉफिट भी निकाल के दिए, कह रहे नॉर्मल इनकम टैक्स निकाल दो, फिर इनमें से जो हायर है वो कौन सा अमाउंट आएगा वो बता दो। बताओ, ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर आ रहा है। मतलब कमाल की बात। देखो क्वेश्चन मुश्किल कब बनता? जब वो बुक प्रॉफिट निकालने को बोलता, जब वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने को बोलता, जो हमने पहले कई क्वेश्चन किए हैं। इसमें देखो उसने क्या बोला कि भैया बुक प्रॉफिट ये है, नॉर्मल प्रॉफिट ये है, तो भैया नॉर्मल दोनों टैक्स निकाल के हायर क्या होगा वो बता दो, लम से 5 नंबर ले लो। बताओ क्वेश्चन में है क्या? एग्जीक्यूटिव लेवल क्वेश्चन है।
और अगला क्वेश्चन भी अगर आपने एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में किया होगा, डीटी डबल ए, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, वो हमारा किसका है, डीटी डबल ए का है। तो सर ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं, ये तीनों क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, बट हमें करने तो हैं। अब जिन जिन बच्चों ने पहले घर से ट्राई किए होंगे तो मे भी उन्हें पता होगा, बट नहीं किए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जी मैं आपको पढ़ा देता हूं एक बार, इधर देख लो ध्यान से। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन का है। ओके चलो कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर बेवजह, ये क्या नाम हुआ नालायक, मिस्टर बेवजह grow sugar cane and use the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. 35% of sugar cane produce is sold for 20 lakh and the cost of cultivation of sugar cane is 7 lakh. The cost of cultivation of balance sugar cane 65% is 13 lakh and the market value of the same is 35 lakh. He after incur 3.5 lakh in the manufacturing process on the balance sugar cane sold the sugar for 45 lakh. Is he is liable to pay tax on any income for the assessment year 17-18, जो यहाँ पे 2021 हो जाएगा, and if yes compute the taxable income and agriculture income also. अब बताओ, शुगर केन से शुगर बनाई जा रही है और शुगर को बेचने पर जो प्रॉफिट होगा, याद करो एग्रीकल्चर इनकम वाले, अगर एग्जीक्यूटिव के लेक्चर आपने देखे होंगे, क्योंकि मैंने साथ में सारे लेक्चर आपके पास भेजे हैं, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में तो सारा इनकम टैक्स है, तो मैं इसलिए बार बार उनको याद करवाना चाहता हूं कि भूल के भी ये गलती मत कर देना कि छोटे मोटे चैप्टर ना करके जाओ, कंप्लीट चैप्टर को करके जाने हैं। जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं मे बी वो स्किप कर सकते हैं, बट नॉलेज उन्हें भी होनी चाहिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव आपका भी क्लियर है। इधर सुनना ध्यान से, अब याद करो, आपने एग्रीकल्चर इनकम वाले चैप्टर में ये किया होगा कि अगर मान लो कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हम कुछ बनाते हैं और फिर आगे जाके बेचते हैं, उसे आने वाला प्रॉफिट जो होता है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों होता है, उसकी हमें बाइफर्केशन करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, याद करो एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में ना टी, रबर, कॉफी, इन तीनों की परसेंटेज फिक्स होती है। याद आ रहा है कुछ, टी वाले केस में 60-40, रबर वाले केस में 65-35, कॉफी वाले केस में दो केस होते हैं, फ्लेवर मिक्स और विदाउट फ्लेवर, उसके बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। और फिर मैंने कहा था कि अगर कोई केस टी, रबर, कॉफी में कवर नहीं होगा, फिर कैलकुलेशन एक्चुअल बेस पे करना ही होगी। अब ये शुगर केन वाला क्वेश्चन जो है वो टी, रबर, कॉफी में से नहीं है। और एक्चुअल कैलकुलेशन कितनी आसान मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि जितना भी आपका टोटल सेल प्राइस होगा उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कर देना, और जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग खर्च होंगे वो माइनस कर देना। उसके बाद जो आपकी इनकम होगी वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। और एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सेल प्राइस जो होगा और उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बनाने के लिए जो खर्चे किए होंगे वो माइनस करके बैलेंस इनकम क्या बनेगी, एग्रीकल्चर इनकम बनेगी। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं ये चाहता हूं कैलकुलेटर आप यूज करो, पहले आप निकालो फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है जी। बच्चा कह रहे ठीक है सर, आप ना बस 10 सेकंड मत बोलना ताकि हम कैलकुलेशन कर ले। ओके जी, मैं इतने क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूं। शुगर केन है यूज, उसको मैन्युफैक्चरिंग शुगर में यूज कर रहे हैं। 35% शुगर केन जो है हमने बेच दी है 20 लाख की, और उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 7 लाख है, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसकी है 13 लाख, एंड मार्केट वैल्यू उसकी 35 लाख है, और 3-3.5 लाख रुपए खर्चे की और शुगर बेची 45 लाख की। तो भैया हमें नॉर्मल इनकम निकालनी। सर आपने क्लास में कहा था कि पहले तो आप शुगर का सेल प्राइस कितने हैं, 45 लाख, वो ले लिया। अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू आपकी है, मार्केट वैल्यू आपकी दी हुई है, देखो इसकी 35 लाख, ठीक है, माइनस कर दिया। कोई मैन्युफैक्चरिंग खर्चा यहाँ पे दिया हुआ, हाँ देखो ये लिखा हुआ है 3.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये हमने माइनस कर दी। अब ये मेरी इनकम आ जाएगी नॉन एग्रीकल्चर, तो 45 में से 35 माइनस गए और 3.5 माइनस किए, तो मेरे ख्याल से 6.5 लाख रुपए की मेरी बिजनेस की इनकम आ गई जिस पर हमें टैक्स पे करना है। और अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करूंगा तो एग्रीकल्चर इनकम में यहाँ पे 35 लाख जो मैंने शुगर केन का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शुगर केन मींस गन्ना, तो ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई 20 लाख। और जो मेरा बैलेंस यहाँ पे है उसकी 65% शुगर केन है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 35 लाख। मतलब ये दोनों मेरी टोटल इनकम हो गई, क्योंकि 20 लाख तो हो गई 35% की, 35 लाख हो गई 65% की, इतनी मुझे टोटल इनकम आएगी शुगर केन अगर मैं बेच देता हूं। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करूं 55 लाख, बट इस 55 लाख को कमाने के लिए मैंने खर्चा भी तो किया होगा, तो 35 लाख की कॉस्ट मेरी 7 लाख है, और उसकी मेरी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 65% की 13 लाख, मतलब 20 लाख मैंने खर्चा किया। तो अगर 55 लाख को कमाने के लिए मैंने 20 लाख खर्चा किया, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम जो होगी मेरी कितनी आएगी, 35 लाख निकल के आएगी। सर
आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं सर, एक बार दोबारा बता दो, क्योंकि ना कसम से चैप्टर हमें ध्यान ही नहीं है। ये चैप्टर हमने पता नहीं कब पढ़ा था, और जो आपने लेक्चर भेजे हैं इतने सारे वो हमने देखे ही नहीं सर। हमको लगा नहीं आते होंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है सर, डर लग रहा है। इधर देखो ध्यान से, नालायक हूँ। एग्रीकल्चर इनकम वाले चैप्टर में एक बार अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने 2 केस बनाए थे। मैंने कहा था एक तो नोशनल बेस, एक एक्चुअल बेस। नोशनल बेस का मतलब परसेंटेज फिक्स है, एक्चुअल बेस का मतलब हमें एक्चुअल बेस पे निकालना है। ये क्वेश्चन एक्चुअल बेस वाला है, नोशनल का नहीं है, क्योंकि नोशनल में टी रबर कॉफी आते हैं और कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे शुगर केन टू शुगर है, तो पहले हम निकालते हैं शुगर का प्रॉफिट। अब शुगर का प्रॉफिट निकालने के लिए तो उसने बोला कि सेल प्राइस आपका 45 लाख है। अब ये मेरा खाली एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर तो है नहीं, इसमें कुछ एग्रीकल्चर भी है। अब वो मुझे बाहर निकालना है, तो एग्रीकल्चर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 35, वो बाहर निकाल दिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खर्च हो गए 3.5, तो मेरी नेट नॉन एग्रीकल्चर इनकम बन गई 6.5 लाख। इसको मैं बिजनेस की इनकम बोल दूंगा। अब मुझे निकालनी है एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर का मतलब शुगर केन। शुगर केन 35% सेल करेंगे 20 लाख का, ये मेरा सेल प्राइस आ गया, इनकम आ गई। और यहां 35 लाख का ये रेवेन्यू आ गया, जो बैलेंस 65% है। तो ये टोटल मेरी इनकम आ गई। बट इसको कमाने के लिए मैंने कुछ खर्चे भी किए हैं, 7 लाख और 13 लाख, 20 लाख मेरा खर्चा है, तो 35 लाख मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गई। उसने मुझसे पूछा क्या है कि भैया जिस इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम? 6.5 लाख। और जो एग्रीकल्चर इनकम होगी, नॉन टैक्सेबल होगी, वो मेरी कितनी होगी? वो 35 लाख की होगी। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, शायद हमारा आंसर सही हो। देखो जी, पहले तो बिजनेस की इनकम निकालनी है, तो बिजनेस की इनकम निकालने के लिए देखो वही सेल और ये मार्केट वैल्यू, तो ये कितना आ गया? 6.5 लाख आ गया। और एग्रीकल्चर इनकम 55 लाख में से अगर हम 20 लाख माइनस कर देंगे तो 35 लाख रुपए की आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई। बताओ इस क्वेश्चन में था क्या? ये क्वेश्चन 5 नंबर का, आप खुद देख लो, आपके एग्जाम में दिसंबर 17 के अंदर आया था, और दोबारा से रिपीट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। फिर भी दिक्कत है, एक बार दोबारा सुन लेना। फिर भी दिक्कत है, एक बार फिर सुन लेना। और फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो संडे को जो हमारे डाउट सेशन होते हैं उसके अंदर भी आप पूछ सकते हो कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया था। ठीक है जी। आओ जी, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन सर मैं ये चाहता हूं इस क्वेश्चन को ना आप ही करो, मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं ना, क्योंकि अगर मैं सोल्व करके दिखाऊंगा ना, इट मीन मुझे बड़ा दुख होगा कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्या है। डिफाइन द टर्म मैट क्रेडिट। पहले तो मैट क्रेडिट टर्म को डिफाइन करना है। अंडर सेक्शन 115 JAA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय कंपनी इन असेसमेंट ईयर 2021, जो नया हो जाएगा। इफ द बुक प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी फॉर प्रीवियस ईयर 16-17 दैट इज 20 लाख। बुक प्रॉफिट आपके 20 लाख है, और टोटल इनकम जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है वो आपकी 7.5 लाख रुपए है। आपको निकालना है कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और कितना क्रेडिट मिलेगा। अब पहली बात तो ये समझ लो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना होगा उस टाइम मैट का रेट था 18.5%, आप सब जानते हो। बट अब नया रेट क्या है? 15% है। तो कैलकुलेशन जो हो करेंगे 15% से करेंगे। 18.5 से आंसर दिया हुआ है, बट वो आंसर गलत है, क्योंकि अब नया रेट एप्लीकेबल है। हमने सारे क्वेश्चन नए रेट से करने हैं, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग करने हैं। तो अगर मैं बुक प्रॉफिट देखता हूं तो बुक प्रॉफिट का अगर मैं 15% निकालूं तो 20 का 15 हो गया 3 लाख। इसमें अगर 4% जोड़ दूंगा तो 3,12,000 पे आपका यहां पे मैट निकल के आएगा। सर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 7.5 लाख है। अब अगर 7.5 लाख है तो भैया कंपनी है, उस केस में कंपनी पर आप सब जानते हो रेट एप्लीकेबल होगा 30%। मैं ये मान रहा हूं कि 30%, मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, टर्नओवर कितनी है। ठीक है, तो 7.5 लाख का अगर मैं 30% निकालता हूं, 7.5 लाख का 30% निकालूं तो यार है 2,25,000। ठीक है जी। उस केस में इसमें 4% सेस भी जोड़ दूंगा तो 2,34,000 ये मेरा नॉर्मल टैक्स आएगा। अब नॉर्मल टैक्स मेरा 234 है और मैट मेरा 3,12,000 है, तो देना मुझे क्या पड़ेगा? 3,12, क्योंकि कम से कम मुझे इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब अगर 3,12 मुझे देना पड़ेगा तो 3,12 में से अगर मैं 2,34,000 माइनस कर दूंगा तो बैलेंस मेरे 78,000 का मुझे क्या मिल जाएगा? मैट क्रेडिट, जिसको मैं अगले सालों में यूज कर सकता हूं जब मेरा नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने मैट निकाला, नॉर्मल टैक्स निकाला, हायर वाला मैट आया, वो पे कर दिया। जितनी मुझे हार्डशिप होगी उतने का मुझे क्या मिल जाएगा? मैट क्रेडिट, और 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ये सारी बातें अपने क्लास के अंदर पढ़ी हैं। तो एक बार देख लेते हैं जी इंस्टीट्यूट ने क्या किया। इंस्टीट्यूट ने देखो रही यहाँ पे वही 30.9 क्यों? क्योंकि पहले 3% साइज था, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे 7.5 लाख का 31.20 क्यों? क्योंकि 30% का 4% 1.20, तो मेरा यहाँ पे टैक्स आ गया 2,34,000। उसके बाद यहाँ पे देखो उसने लिखा है 19.055। अब पहले मैट का रेट 18.5 था, उसमें फिर 4% सेस, तो इफेक्टिव रेट ये बनता था। अब इफेक्टिव रेट जो बनेगा 15% में 4% सेस करेंगे तो 15.60।
तो 20 लाख का 15.60 आएगा जी 3,12,000। अब हायर मेरा क्या बन रहा है, हायर मेरा बन रहा है 3,12,000, तो ये मुझे देना पड़ेगा। अब अगर ये मुझे देना पड़ेगा तो 234 अगर माइनस करूंगा तो 78,000 मुझे मिल जाएगा मैट क्रेडिट, जो 15 साल तक जाएगा। इन्होंने यहाँ पर 10 साल क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहले 10 साल थे, लेटेस्ट लिमिट 15 साल की है, तो हमारा सारा क्वेश्चन नई कैलकुलेशन के बेस पे होगा। ठीक है जी। तो जो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट ने सही किया, उसके बेस पे किया। आपको मैंने पहले भी कहा था उनके गाइडलाइंस आंसर अमेंडेड नहीं है, वो हमें खुद अमेंडेड करने हैं, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब जो ये सेम क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो इसका आंसर 78,000 मैट क्रेडिट बनेगा, ये बात ध्यान दो, जो 15 ईयर तक अगले साल में चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आप खुद समझ सकते हो बहुत मुश्किल है, आसान है। और जो हमने अभी क्वेश्चन किए जिसके अंदर बुक प्रॉफिट निकाले थे हमने, उससे तो कई गुना आसान है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ जी। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आओ। अब लास्ट क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ये लो जी। अब लास्ट क्वेश्चन में ना एनआर की टैक्सेशन है। मुझे लगा था DT का है, बट ये क्वेश्चन एनआर की टैक्सेशन का है। क्वेश्चन पढ़ो। Nadal, a professional tennis player and a known Indian citizen, during the financial year 16-17 participate in India in a tennis tournament and won the prize 25 lakh. He contribute articles on the tournament in a local newspaper for which he was paid 3 lakh. He also paid 7,50,000 by a soft drink company for appearance in TV advertisement. All the expenditure in India were though met by a sponsor, but he had incurred 5 lakh towards his travel cost of India. He was a non-resident for tax purpose in India during the financial year. What would be his tax liability in India for assessment year 17-18, or is he required to file his return of income? उसका टैक्स कितना आएगा वो बताना है, और उसको क्या इंडिया में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी वो बताना है। अब अपने बोल दो रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 5 में जब हमने एनआर की बात की थी तो इनकम अराइज इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो दोनों ही उसके हाथ में टैक्सेबल होती हैं, चाहे वो एनआर हो ही क्यों। अब यहां पे एक बार खुद देख लो जी। सबसे पहले देखो वही सेक्शन 5 की बात की है, इनकम हैव टू बी अराइज इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया, तो टैक्सेबल करेंगे, बट उसके अंदर टैक्सेबल नहीं करेंगे जो इनकम एग्जम्प्ट होती है। अब यहां पे एक बार चेक कर लो जी। यहाँ पे नो एक्सपेंडिचर अलाउेबल अगेंस्ट सच रिसिप्ट, ये तो पता है हमें। टोटल इनकम कितनी आएगी, प्राइज मनी 25 लाख, और अमाउंट रिसीव फ्रॉम न्यूज़पेपर 3 लाख, अमाउंट रिसीव फ्रॉम टेलीविजन 35,50,000। अब यहाँ पे रेट आपका कितना है, आपका रेट एप्लीकेबल होता है एनआर के ऊपर, सेक्शन 115 BBA, ये आपका स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स है। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग के इनकम टैक्स के चैप्टर में स्पेशल रेट बताए थे, और स्पेशल रेट में आपको मैंने कहा था कि सेक्शन 115 की सीरीज भी आती है। नहीं ध्यान आ रहा तो मे बी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जब हमने आपका इनकम टैक्स का लास्ट क्लास थी मेरे ख्याल से, वहां पर हमने सेक्शन 115 की बात की थी। उसके अंदर मैंने कहा था कि एनआर के केस में कुछ केस में 10% टैक्स लगता है, कुछ केस में 20% टैक्स लगता है। तो देखो उन्होंने वही किया हुआ जी। यहाँ पे 35,50,000, उसका 20.6 क्यों लिखा है, पहले 3% से था, अब यहाँ पे 20.80% आएगा, 20.80%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टैक्स होगा, 7,31,300 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, he is not required to file his return of income if his total income during the previous year consists only income 115 BBA and the tax deductible at source under provision of chapter 17B have been deducted from such income by the payer। वो तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया जब पेमेंट की होगी उस पर अगर टीडीएस कट गया होगा तो टैक्स तो हमारे पास आ ही चुका है, क्योंकि सेम रेट से टीडीएस कटा होगा, उस केस में अगर ये रिटर्न फाइल नहीं भी करेगा। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब नया लो ये है, इसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, आज इसको इंडिया में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन उस टाइम के बेस पे है, बट अगर आज मैं इसका आंसर दूं तो आज इसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आपको लिख के आना है इसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, और टीडीएस भी डिडक्ट करके पे करना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। और फिर वो जब रिटर्न फाइल करेगा तो उसके बेस पे अगर उसका थोड़ा बहुत कोई रिफंड बनता होगा तो वो रिफंड जो होगा वो उसका रिटर्न के बेस पे आएगा, बस ये बात ध्यान देना। सर आपने यहाँ पे खर्चे माइनस क्यों नहीं किए, खर्चे इसलिए माइनस नहीं किए क्योंकि जो ये इनकम है उस इनकम से रिलेटेड हम कोई भी एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करते, रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लग रहा है, और अगर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है तो उसके इसमें कोई भी खर्च यहाँ पे माइनस नहीं होंगे, जितनी आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी वही इनकम आपकी यहाँ पे टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। तो एक बार आप यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका आंसर है। बताओ अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिसंबर 17 में 5 नंबर का आया था, जो दोबारा आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि दिसंबर 17 में इनकम टैक्स बिल्कुल आसान बना था।
आप चेक कर लो तीनों क्वेश्चन में मुश्किल कौन सा, तीनों क्वेश्चन में मुश्किल कौन सा आप ये बता दो बस। और तीनों बेसिक क्वेश्चन है, तीनों स्टार्टिंग की क्लासेस वाले क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन ऊपर वाले ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, प्रोफेशनल लेवल के तो उसको बोलूंगा ही नहीं। ठीक है जी। तो अब जाके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो अब जाके हमारा पेपर पूरा खत्म हो गया, इनकम टैक्स के टोटल हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी। अब जो मेरा अगला पेपर है वो हमारा है जून 17 के एग्जाम में जो आपका पेपर बना था, उसका इनकम टैक्स का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट करेंगे, फिर 2 और 2A मंडे को कंप्लीट करेंगे, देन हमारे जून 17 तक के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। और जो बच्चे अभी नहीं अटेंड कर रहे, सिर्फ 15, 20, 30 बच्चे यहाँ पे बैठते हैं जगराता सुनने के लिए, तो उनका तो भला होगा ही होगा। जो बच्चे नहीं सुन रहे, मैं कहता हूँ उनका भी भला हो, जितनी जल्दी उनको अकल आ जाए, थोड़ा लग जाए कि हमारे काम की बातें हो रही हैं, तो भला उनका भी हो जाएगा। तो मेरा कहना फर्ज है, और आपका भी एक फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको बार बार बोलने की, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो माने ना माने, कि भाई देख ले देख ले देख ले, बाद में मत बोलियो कि क्वेश्चन कहां से आए हैं। ठीक है जी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद देख लो जी, जून 17 का। सभी बच्चे जो सामने बैठे हैं प्रोफेशनल के, आप खुद बोल देना प्रोफेशनल का एग्जीक्यूटिव का है, आपने खुद बोलना, झूठ मत बोलना। पहला क्वेश्चन पढ़ लो। Explain the cases of exception under the Income Tax Act 1961, if any, from the general rule income earned by a person during a previous year is always taxable in the assessment year। बच्चा कह रहा है सर एक क्वेश्चन तो आपने एग्जीक्यूटिव में जब पहले या दूसरी क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट की थी ना, आपने उसी के अंदर बता दिया था, और प्रोफेशनल के अंदर भी बताया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर, बट कई बच्चे इसको लाइटली ले जाते हैं। क्वेश्चन देख लो कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, क्या इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं? मतलब क्या इनकम टैक्स में कुछ ऐसे केस हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाए, या हमेशा ही वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी? नहीं सर, हमेशा असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, ऐसा नहीं है। कुछ केस में इनकम प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होती है। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा। याद करो, आपने एक्सेप्शन पढ़ी थी नॉन रेजिडेंट वाले केस में, या अगर कोई परमानेंट इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है तो उस केस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होती है। आपने कोई एओपी बीवाई किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कंडक्ट की है, तो उस केस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है। याद आ रहा है कुछ सेक्शन 174 करके कुछ था, नहीं ध्यान आ रहा, इधर देख लो ध्यान से नालायक को, देख लो प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है। नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, परमानेंट आप बाहर छोड़ के जा रहे हो, मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हो, वापस आने की कोई टेंशन नहीं है, एओपी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए की है, अवॉइडेंस वाले केस हो गए, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन हैरानी की बात यह 5 नंबर का, जो बच्चा कहता है पेपर बहुत मुश्किल आता है सर, प्रोफेशनल का ना समझ नहीं आता। मुश्किल पता क्यों लगता है? क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव के वो सारे चैप्टर छोड़ के जाते हो, और गला थक गया मेरा कहते कहते, न्यू सिलेबस वालों को भी खास तौर पर, कि अब टाइम है। चलो पहले तो टाइम नहीं होता था, बच्चा वो लेक्चर देखता नहीं था, अब तो वो लेक्चर भी आपके पास आए हुए हैं और टाइम भी है, चाहे स्पीड फास्ट करके ही देख लो, आपके भले की बातें हैं। और अगर आप इसको भी मुश्किल बोलोगे सर इससे आसान पेपर नहीं बनेगा, आप ये क्या बोलोगे आपके सिलेबस में नहीं है, इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा एग्जीक्यूटिव नहीं की क्या? एग्जीक्यूटिव की पहली 5 क्लासेस की होंगी, उसमें से क्वेश्चन आया। ठीक है जी। तो ये वही था, प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है, किस केस में? ये वाली एक्सेप्शन है। तो ये आपकी थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 91। लो जी, DTAA वाला क्वेश्चन बन गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन में DTAA का क्वेश्चन बन गया। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 91 एंड ऑफ द टैक्स पेबल बाय द सेसी एंड इंडियन रेजिडेंट, एज 50 साल की है, उसकी फॉलोइंग इनकम दी है प्रीवियस ईयर में। बिजनेस इनकम दी है, बिजनेस इनकम इन कंट्री ए, बाहर की कंट्री में बिजनेस इनकम 2 लाख है और उसमें 50,000 रुपए टीडीएस कट गया, और लॉस है दूसरी कंट्री से 1 लाख रुपए के, और गवर्नमेंट का उन दोनों कंट्री से कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, सेक्शन 90 से बाहर निकल गया, 91 में आ गया, और 91 में सबसे पहला काम क्या होता है? डबली टैक्स इनकम निकालना, जिस इनकम पर डबल टैक्स लगेगा, और फिर इंडिया में टोटल इनकम कितनी आ रही है वो निकालना, यही तो होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के ना, इस क्वेश्चन के जो सीए इंस्टीट्यूट है उसने तो एक ही ऑल्टरनेट दिया है, और बट सीएस इंस्टीट्यूट ने 2 ऑल्टरनेट दिए हैं। और 2 ऑल्टरनेट क्यों दिए हैं? क्योंकि आज कई हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कई जुडिशरी की जजमेंट हैं, वो ये बात बोलती हैं कि जो ये लॉस बिजनेस के हैं ना, इसका आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे,
इसको आप इग्नोर करके चलोगे और नॉर्मल इनकम निकालोगे, उसके बेस पे आप टैक्स निकालोगे। और कुछ जुडिशियल बात कहती हैं कि भैया इस लॉस को आप इनकम से खत्म करोगे, क्योंकि बिजनेस के लॉस हैं और बिजनेस के लॉस इनकम से खत्म हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको खत्म करने के बाद जो इनकम आएगी उस पर टैक्स निकालोगे। सर हमें क्या करना है? आपके इंस्टीट्यूट दो ऑल्टरनेट यूज करता है, कोई भी ऑल्टरनेट आप यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई सीए वाला बच्चा होता तो मैं ये बोलता कि आपको जो ऑल्टरनेट करना है वो सिर्फ लॉस माइनस करने वाला करना है, लॉस को इग्नोर नहीं करना। आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहाँ पे, देखो इनकम 5,50,000 रन की है, बाहर इनकम कमाई है 2 लाख, लॉस माइनस कर दिए 1 लाख के, इंडिया में इनकम आ गई 6.5 लाख। अब इस 6.5 लाख पे टैक्स निकालते रही, क्योंकि ये पुराना टैक्स होगा, हमें नया टैक्स निकालना है। तो 5 लाख से ऊपर है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 20% और प्लस में 12,500, तो ये 42,500 प्लस में 4% सेस, तो 44,200 रुपये टैक्स आ गया। सर ये कैसे टैक्स आया? यहाँ तो कुछ अलग दे रखा है सर, यहाँ पे रेट पुराने हैं, ये क्वेश्चन जून 17 का है और अब हम खड़े हैं दिसंबर 20 में, तो उस टाइम स्लैब रेट अलग होंगे, उस टाइम के रेट क्या है वो हमें चेक नहीं करना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आज बनता है हमें आज के बेस पे देखना है। एक बार दोबारा निकाल लेते हैं। 6.5 लाख तो इनकम समझ में आ गई, कैसे आई? सर नहीं आई, इधर देखो ध्यान से नालायकों, 5.5 लाख इनकम ये, 2 लाख इनकम बाहर की, 7.5 लाख और 1 लाख के लॉस हैं, तो 6.5 लाख। अब इनकम 5 लाख से कितनी ज्यादा, उसका 20%, तो भैया 1.5 लाख का 20, 30,000 ये, और 5 लाख तक 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट है, और 12,500 टैक्स बनेगा, क्योंकि एज 50 साल है, तो 42,500 टैक्स आ गया, प्लस में 4% सेस, तो 44,200 मेरा टैक्स आ गया। अब अगर ये 44,200 टैक्स मेरा है कितनी इनकम पर? इनकम है मेरी 6.5 लाख, तो डबली टैक्स इनकम पर कितना आएगा? डबली टैक्स इनकम मेरी 2 लाख है, तो अगर 44,200 मेरा 6.5 लाख पर है, तो 2 लाख पर मेरा टैक्स आएगा 13,600, ये मेरा टैक्स निकल के आएगा। एक बार दोबारा से सेक्शन 91 ध्यान कर लो, जितना आपका इंडिया में टैक्स आ रहा है और जितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, मल्टीप्लाइड डबली टैक्स इनकम, जिस इनकम पर डबल टैक्स लग रहा है, मतलब जो इंडिया में भी टैक्सेबल है बाहर भी टैक्सेबल है, ऐसी इनकम 2 लाख है। तो अगर मेरा 44,200 ये टैक्स बना 6.5 लाख पर, तो डबली टैक्स इनकम मेरी 2 लाख है, उस पर बनेगा 13,600। डबली टैक्स इनकम पर इंडिया में आ रहा है 13,600, और इस इनकम पर बाहर पे किया 50,000, तो अपने बोल दो कम कहां पे आ रहा है? सर कम तो इंडिया में ही आ रहा है ना, तो भैया इतने का मुझे रिलीफ मिल जाएगा सेक्शन 91 में। तो 44,200 जो मुझे पे करना है उसमें 13,600 का रिलीफ मिल जाएगा। अब बैलेंस अगर मुझे यहां पे देना होगा तो 30,600 रुपए का ये मेरा नेट टैक्स बनेगा जो मुझे यहाँ पे देना होगा। ठीक है जी, ये मेरा इतना, देखो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है इतना, और ये मेरा आंसर आ रहा है इतना। ये पुराने लोग के बेस पे है, ये नए लोग के बेस पे। और देखो फिर उसने ऑल्टरनेटिव बी भी दी है, उसने इसमें देखो 7.5 लाख की इनकम दिखाई है, लॉस इग्नोर की है, और 7.5 लाख के बेस पे टैक्स निकाला है। तो मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप ऑल्टरनेटिव 1 ही यूज करके आओ, ये लॉजिकल भी है। बाकी आप कोई भी यूज करके आओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने दोनों ऑल्टरनेट दिए हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लॉजिकल जो है वो लॉस माइनस करके फिर जो इनकम आएगी उसके बेस पे कैलकुलेशन करो। और आपका आंसर ये वाला आएगा जी, एक बार आंसर मैच कर लेना। उम्मीद करता हूं सबका आंसर ये आया होगा। इन्होंने परसेंटेज के बेस पे निकाला है, हमने वैल्यू के बेस पे निकाल दिया, बात एक ही है। और मैंने आपको सेक्शन 91 में सारे स्टेप लिखवाए हुए हैं, वो सारे स्टेप फॉलो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में 5 नंबर का था क्या? सिर्फ एक पॉइंट देखने का था, लॉस वाला। ठीक है, और अगर सिंपल सी बात बोलूं, जिस बच्चे को लॉस का नहीं पता होगा या तो वो इग्नोर करके आएगा या वो लेके आएगा। अगर इग्नोर या लेके कोई भी करके आता, उसके दोनों ऑल्टरनेट में से कोई एक आंसर जरूर आता, तो मे बी आपका ये भी सही हो जाता। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी आज की क्लास का। यहां पे फर्स्ट का सी पार्ट देख लो। मेक एन एनालिसिस बिटवीन द परचेज एंड टेकिंग ऑन लीज of an asset for the purpose of business by assessee considering the income tax provision and the benefit available, which option is considered to be better as per tax provision and other benefit। याद करो चैप्टर पता किसका है? टैक्स प्लानिंग वाला। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, जब हमने क्लास में टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर किया था तो याद करो मैंने कहा था कि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर मुझे टैक्स के फील्ड में जाना है, सर मेरा टैक्स में इंटरेस्ट बना दिया आपने, सर मेरे ब्लड में टैक्स निकल रहा है, सर बताओ मैं क्या करूं टैक्स में आगे। तो उनको मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना टैक्स के अंदर बहुत जरूरी है। सर आपके फादर ने आपसे पूछ लिया कि बेटे मेरे पास 50 लाख रुपए हैं और मुझे एक मशीन लेनी है,
मुझे एक मशीन लेनी है, मशीन भी 50 लाख की है, तो मेरे पास 50 लाख हैं और मुझे 50 लाख की मशीन लेनी है, तो क्या मैं अपने पैसों से मशीन परचेज कर लूं, या लोन लूं और फिर मशीन परचेज करूं, या ये मशीन लीज पर ले लूं? मुझे इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सर ये तो समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा बोलना। एक बात मुझे बताओ नालायक को, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आज आ जाए, वो बोले 50 लाख की मशीन लेनी है, 50 लाख मेरे पास है, तो प्लीज आप मुझे ये कंसल्ट कर दो कि 50 लाख मेरे पास है, मैं उसको खर्च करके मशीन ले लूं, या उसको ना खर्च करूं, बैंक से लोन लूं, बैंक से लोन लूं और उस लोन से मशीन ले लूं, या मैं उस लोन को लीज पर ले लूं, सिर्फ मुझे लीज रेंट पे करना पड़ेगा। बच्चा कह रहा फर्क क्या पड़ेगा सर, तीनों के मशीन आ तो रही है। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा नालायकों। अगर 50 लाख की मशीन मैंने इमीडिएट ले ली तो 50 लाख मेरे हाथ में गए, 50 लाख मेरे हाथ में गए, कोई मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना, कोई इंटरेस्ट वाला खर्चा मुझे अलाउड नहीं होगा। हाँ डेप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा, बट हर साल उसकी वैल्यू भी गिरेगी। और अगर वही लोन वाला केस होता तो मुझे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता और डेप्रिसिएशन मुझे मिलता, टैक्स सेविंग होती मेरी, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग होती क्योंकि वो मेरा खर्चा बन जाता। और अगर लीज पर लेता, लीज रेंट पे करता, उस पर भी मेरी टैक्स सेविंग होती। तो आपको देखना पड़ेगा जहां सबसे ज्यादा टैक्स मेरा सेव होगा वही तो बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। तो यही क्वेश्चन उसने पूछा है कि एनालाइज करके बता दो कि लीज पर लें या परचेज करें, आप बता दो। क्वेश्चन किसका है? टैक्स प्लानिंग का है। यही सारी बातें हमको प्रैक्टिकल लाइफ में सीखनी होती हैं कि भैया अगर कोई पर्सन हमारे पास आए और हमसे पूछे कि हम क्या करें, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का। बताओ। देखो उसने वही बातें लिखी होंगी, आपको दिखाऊं? ये देखो कहां पे है, ये रहा। देखो ये परचेज पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और आपको अगर लीज पे लोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता क्योंकि लेसी, आप लेसी को नहीं मिलता, लेसर को मिलता है। लीज वाले केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और परचेज वाले केस में डिडक्शन आपको रिपेयर की मिल जाती है, बट परचेज कॉस्ट की अलाउड नहीं होती। परचेज अगर करोगे तो उस केस में इंश्योरेंस, करंट रिपेयर आपको डिडक्शन मिल जाती है। परचेज वाले केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको कैन ऑल्सो मॉर्गेज, उसको आगे मॉर्गेज रख सकते हो, जबकि लीज वाले केस में मॉर्गेज का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। इन केस परचेज, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बिलोंग टू ओनर, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी वो मुझे बिलोंग करेगी, वो मेरी होगी। और लीज वाले केस मेरा प्रॉपर्टी ही उसकी, मैंने तो लीज पर ली है, तो जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो मेरी नहीं होगी। तो ये सारे बेनिफिट आपको बताने पड़ेंगे, इसके बेस पे फिर हमें देखना पड़ेगा जहां टैक्स मेरा कम होगा। देखो क्या कह रहे हैं, हाउएवर टेकिंग एन एसेट इन्वेस्टिंग ओन फंड्स बाय always found to be better because of available benefits under tax laws having the tangible assets in the business। इट मीन इन्होंने अपनी assumption लेके बोल दिया कि भैया हमको ये लगता है कि ये वाला बेनिफिट है, बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोई भी बेनिफिट बढ़िया हो सकता है। अगर नहीं तो आप एक बार जो बच्चे मेरी कोचिंग ले चुके हैं, या जो बच्चे कहीं और से भी कोचिंग ले चुके हैं, जब आपने टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर किया होगा, आपके टीचर ने क्लास में क्वेश्चन कराए होंगे प्रैक्टिकल, या आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया होगा, तो जो मैंने आपके मॉड्यूल में ही क्वेश्चन दिया, चेक करना, उसमें मेरे ख्याल से लीज वाला ऑप्शन बेस्ट आ रहा है। लीज वाला आ रहा है या पता नहीं कोई लोन वाला आ रहा है। तो वो हर केस में प्रैक्टिकल सिचुएशन डिपेंड करती हैं कि बेनिफिट कौन सा बढ़िया आएगा। ठीक है जी। तो देखो उसने वही पॉइंट्स बना के यहाँ पे बताए हैं, और 5 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किस चैप्टर का है? टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो अब जाके ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं कुछ बेनिफिट आपको मिला होगा। जो बच्चे डेली आ रहे हैं वो इसका बेनिफिट जरूर ले रहे होंगे। कोई भी डाउट्स आते हैं पूछा करो, संडे को भी डाउट सेशन मेरा होता है, संडे को आ जाया करो। अब तो मैंने प्रोफेशनल का अलग ही डाउट सेशन रख दिया ताकि उनको ये ना लगे कि हम एग्जीक्यूटिव वालों के साथ क्यों बैठे हैं सर, हमें प्रोफेशनल के आ चुके हैं, तो मैंने उनको अलग ही कर दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब मेरी फैमिली के मेंबर हैं। प्रोफेशनल के बच्चे इस डाउट सेशन में आके डाउट पूछ सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे। सर मेरे बच्चे तो मेरे हैं ही हैं, जो बाहर वाले बच्चे हैं जो मुझसे नहीं पढ़ रहे वो भी मेरी फैमिली के मेंबर हैं, वो भी कभी टेंशन मत लिया करें। ठीक है जी। तो आज हमने 30 नंबर का इनकम टैक्स कंप्लीट कर लिया। अब बैलेंस 30 नंबर का बचा है, वो फिर हम मंडे को कंप्लीट करके इसको हम पैकअप कर देंगे, और देन फिर हम आगे देखेंगे हमें क्या करना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड कर लेना। कल मैं अनाउंसमेंट डालूंगा, आपने जरूर देखनी है। आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट है, सभी प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए भी खास तौर पर। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज ही। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। मैं कह रहा हूं
बस भगवान से ही दुआ करता हूँ कि आप आगे बढ़ो, देश आगे बढ़े, देश का हर नागरिक आगे बढ़े और सबके दिल में प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, सब मिलकर चलें और ये द्वेष भावना खत्म हो जाए हमारे दिलों से और बस सब मिलकर काम करें, एक टीम की तरह काम करें और एक टीम की तरह अपने देश को आगे लेके जाएं। यही प्रार्थना भगवान से है। जय हिंद। और उन सभी आर्मी के लोगों की हम जितनी रिस्पेक्ट करें उतना हमारे लिए कम है, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम उनके बराबर है ही नहीं बस, ठीक है। तो उनको भी सैल्यूट है दोनों हाथों से, सभी को। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।